अच्छा अभी अब आगे बोलना नहीं किसी को भी। नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं आइसबर्ग। जीओसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होंगे। इसको पढ़ने के लिए क्या क्या टॉपिक आने चाहिए तुम्हें? इफेक्ट सारे आने चाहिए। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरइंड्यूशन, एरोमेटिसिटी, ये सारे इफेक्ट्स आने चाहिए। तो ये ढंग से समझ आएगा, है ना? तो ये ढंग से समझ आएगा। आइसोमेरिज्म ये स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हो सकता है सिर्फ बेसिक दूं, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ना हो। सही ना? तो एक बार जो मंडे तक 11 लेक्चर बेसिक्स के जीओसी, जीओसी के बेसिक लेक्चर 11 जो है वो कर लेगा, और प्लस नेम रिएक्शंस और डिस्टिंक्शन, उसको मैं अलाउ कर दूंगा वेडनेसडे के बैच से। नहीं तो वेडनेसडे वाले बैच से 11th वाले बच्चों को मना कर दूंगा, और 12th वाले भी ध्यान रखेंगे। अगर काम नहीं किया होगा ये नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन और कम से कम 80 कन्वर्जेंस, तो वो वेडनेसडे वाले बैच में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आइसोमोस 11th का पार्ट है। मैं 11th नहीं करा रहा यहाँ, समझिए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट वेडनेसडे तक 12th वालों के लिए भी बोल दिया मैंने, ये काम करके रखना। तो 11th को जीओसी के 11 लेक्चर बिल्कुल टिप्स के होने चाहिए स्ट्रक्चर्स के साथ। सबके पास है जीओसी बेसिक्स वाले लेक्चर, वो जरूर कर लेना। नेम एक्शन डिस्टिंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे तक बोला मैंने। मंडे को तुम 11th वाले बच्चों को मंडे को दिखाना, तब वेडनेसडे को बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। और जिस जिसको सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, वो 11th वाले बच्चे कौन से हैं? आदित्य था, और कौन कौन है? आदित्य, मुदित, चित्राक्ष आया नहीं अभी, चित्राक्ष नहीं है, और आयुष। आयुष नहीं, आयुष को नहीं बोला। एक उसको, आदित्य को, आदित्य हो गया, मुदित हो गया, चित्राक्ष और दिव्यांश। एक श्रेष्ठ को बोला वो। 5। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म। आइस, पहले तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका मीनिंग क्या है? आइसो मतलब क्या होता है? सेम। मर्ज मतलब पार्ट्स, सेम पार्ट्स। सही ना? सेम पार्ट्स आइसोमेरिज्म। और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू पता लगेगा। आइसोमेरिज्म का जैसे मैंने एग्जांपल लिया है इथेनॉल। इसमें दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। C2H6O है ये, C2H6O। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इस फॉर्मूले से बनेगा इथेनॉल के अलावा, वो इसका आइसोमर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? इसका आइसोमर। जैसे CH3OCH, इसमें भी क्या है? C2H6O, C2H6O, ये भी क्या है? इसका आइसोमर। ये भी क्या है? इसका आइसोमर। क्लियर है बात की नहीं है? तो ये तो मैं ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम रहे, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो या स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी मीन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स अगर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर्स अगर डिफरेंट है तो स्पेशल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो सीयू आइसोमर। दो तरीके की है आइसोमर। पहले डेफिनेशन क्या है? ये उठा के बैठा करो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशियल अरेंजमेंट, और स्पेशियल SPATIAL, और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। सही ना? उन्हें क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? आइसोमर। क्या बोलेंगे? आइसोमर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंस इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, बट विद डिफरेंस इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंस इन एटलीस्ट, विद एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। जैसे इथेनॉल है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इथेनॉल के अंदर O के साथ H आया, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ईथर का चेक करोगे तो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस। ईथर का कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया कि नहीं है? तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी में डिफरेंस जरूर है, किसी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस जरूर है।
किसी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस जरूर आएगा। दो तरीके की आइसोलेशन मैंने बताया तुम्हें, एक है स्ट्रक्चरल और एक क्या है सीरियो। एक स्ट्रक्चरल और एक सीरियो। अब नोट करेंगे स्ट्रक्चरल और सीरियो के अंदर। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, अगर मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, तो स्ट्रक्चरल और दूसरा नाम नोट कर लेना, और कॉन्स्टिट्यूशनल। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैभव लेट क्यों आया? नोट के लिए स्ट्रक्चरल सीरियो आइसोलेशन दो है। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम नोट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोलेशन किसी भी नाम से पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोलेशन। दूसरा क्या है? सीरियो आइसोलेशन। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोलेशन में कितने टाइप्स है? पहले तो डेफिनेशन क्या होगी स्ट्रक्चरल आइसोलेशन की? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट structures or connectivity, but with different structures or connectivity, but with different structures or connectivity। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और कनेक्टिविटी। अब स्ट्रक्चरलाइजेशन में टाइप्स जो है, इसमें टाइप्स जैसे पहला चेन, दूसरा नाम जरूर याद रखना, चेन और न्यूक्लियर आइसोलेशन। चेन और न्यूक्लियर, वही खड़े रहना, खड़े के पढ़ना। चेन और न्यूक्लियर आइसोलेशन। चेन और न्यूक्लियर आइसोलेशन। चेन और न्यूक्लियर, है ना? चेन और न्यूक्लियर आइसोलेशन। दूसरा पोजीशन आइसोलेशन। पोजीशन आइसोलेशन तीसरा। चेन पोजीशन, कितना खड़े होकर पढ़ना। चेन पोजीशन। नेक्स्ट है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोलेशन। डी मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। एफ रिंग चेन। एफ है रिंग चेन। ये छह आइसोलेशन है जो पढ़नी है तुम्हें। ये छह आइसोलेशन है जो करनी है तुम्हें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर सबको पता है कौन सी वाली है? टॉटोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिंग चेन, रिंग चेन आइसोलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म है, और उसके बाद है मेटामेरिज्म। ये दो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मैं बाद में कराऊँ, मतलब बाद में वाले पहले स्टार्टिंग के चार खत्म करेंगे, फिर वो करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं कि आएंगे। अच्छा, सीरियो के अंदर दो हैं। सीरियो के दो हैं। एक है कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल जिसमें कन्फिग्रेशन में डिफरेंस हो। सिस्ट्रांस थे ना, जैसे सिस्ट्रांस उस टाइप से, जिसमें कन्फिग्रेशन में डिफरेंस होगा। और दूसरा है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल के अंदर दो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये है पूरा। और ध्यान रखेंगे हमेशा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर क्योंकि कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए इनमें आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। दो आइसोमर्स अगर हैं तो उनके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होंगे। लेकिन सीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कनेक्टिविटी, जो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी के साथ जुड़ा रहेगा। कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए आईयूपीएसी नेम रहेंगे सेम। सीरियो आइसोमर्स जो है इनके सेम आईयूपीएसी, सिर्फ इनके कंफिग्रेशन में डिफरेंस होगा, सेम आईयूपीएसी नेम। अच्छा, अब ये डिटेल हमें करनी है। ये पूरा आइसोलेस का डिटेल है। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये भी तुम्हें पता है कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? ऑप्टिकल आइसोलेशन, जिसके मैंने तुम्हें बोला है दो लेक्चर अगर तुमने नहीं किए 1% भी समझ नहीं आएगा। मतलब ये अराउंड 35 to 40 आवर्स का काम है पूरा, जो करना है हमें आइसोलेशन। जैसे मैंने जीओसी कराया था ऐसे ही आइसोलेशन भी होगा, शुरू से लेके लास्ट तक तक पढ़ के आओगे।
स्ट्रक्चरलाइजेशन कर रहे हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर तक, फिर उसके बाद तुम्हें बस 4 मार्क करना है कि टोटोमरिज्म ही पढ़ना है, ताकि तुम्हें ये याद रहे टोटोमरिज्म, बाकी सब याद रहेगा, बाकी सब इजी। और उसके बाद सीरियो के अंदर ऑप्टिकल लाइसेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे 2 लेक्चर मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, 2 लेक्चर मैंने ग्रुप पे भेजे थे ना 11 वालों के भी, वो 2 लेक्चर जरूर रिवाइज कर लो रोज। जैसे मैंने तुम्हें वो रिवाइज, कल मैंने 4 लेक्चर रिवाइज कराए थे, किए किसे? अब तुम में से कोई बोल सकता है वो चार चार टॉपिक? एसपी मिक्सिंग, एमओटी फॉर सीओ, ऑक्सो एसिड्स, और एक टॉपिक और कराया था, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कोई बोल सकता तुम में से? अभी कोई नहीं। लेकिन उसको फॉलो करना, जरूर बोलना। किसी दिन और टाइम मिलेगा तो दोबारा मैं तुम्हें ऐसे बता दूंगा टॉपिक कौन से है जो बोलने हैं। मैंने लिखवा तुम्हें रखे हैं, उनको बोलना सीख लो। अंदर जाके बैठ जा। चलो अब इसके अंदर एक एक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। इन सबकी एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। नवीन तू लेट क्यों आया? तुम लोग पता लेट आने की आदत- अब नेक्स्ट टाइम तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, भारी खड़ा कर दूंगा अब लेट आओगे तो। अब नेक्स्ट अब जो है मैं इसकी एग्जांपल लिख रहा हूँ सबकी एक एक। चेन और न्यूक्लियर, एक एक एग्जांपल, ताकि तुम्हें क्लियर रहे ये चेन है न्यूक्लियर। देखो इधर, ध्यान देना इधर। ये दोनों क्या, कौन सा आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स। इन दोनों में किसमें डिफरेंस है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में डिफरेंस है कि नहीं? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आईपीसी में भी डिफरेंट है, एक का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरे का नाम है आइसो ब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन। तो दोनों में कनेक्टिविटी में डिफरेंस है, तो दे आर, एक एक एग्जांपल लिखा हूं। पोजीशन आइसोमर्स, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर्स। देखो जैसे Cl, और इसमें Cl लगा दिया S। क्या समझ आया? 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? पोजीशन में डिफरेंस आएगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा। मेनली फंक्शनल ग्रुप आता है, मेनली क्या आता है? मेनली क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। तीसरा एग्जांपल फंक्शनल आइसोमर्स, ये मैं तो बता ही चुका हूँ। इथेनॉल, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा इनका मैं, ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। 11th क्लास में आएगा तो ये सिंपल यही चीज आएगा, डेफिनेशन एग्जांपल। और डेफिनेशन में तुम्हें क्या लिखना है? हर डेफिनेशन में क्या लिखना है? जैसे चेन आइसोमर्स में क्या लिखोगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द चेन, बट डिफरेंस इन द चेन, लॉन्गेस्ट चेन, और साइड चेन भी होता है वैसे। दूसरा मैंने बोला पोजीशन आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा फंक्शनल आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म, इसमें क्या है? डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शन, डिफरेंस इन कनेक्टिविटी अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शन। पॉलीवैलेंट यानी एक ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसकी वैलेंसी 2 से ज्यादा फ्री। ये भी लिखवाऊंगा तुम्हें, फिर भी नोट कर लेंगे। ये है, देखो उधर, ये है, ये दोनों, ठीक है? मिथॉक्सी प्रोपेन और दूसरा क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन क्या है? इथॉक्सी इथेन। ये दोनों क्या है? मेटामर्स। दोनों में कनेक्टिविटी में डिफरेंस है कि नहीं? अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ओ की 2 वैलेंसी फ्री थी, ओ के एक साइड पहले लगाया मैंने प्रोपाइल और मिथाइल, फिर दूसरी बार पे क्या लगाया है? दोनों इथाइल। है कि नहीं डिफरेंस? तो इसे दोनों क्या होंगे? मेटामर्स। मैं आगे डिटेल में पढ़ाना मेरे को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। टॉटोमर्स होता ना समझ आए, मैंने एग्जांपल वैसे दिया हुआ इसका पहले, पहले मैंने इसका एग्जांपल कराया हुआ तुम्हें। जैसे ये CH3 सी बॉन्ड OH, तो दूसरा क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड COH H। यार आ गया कि नहीं? ये इनॉलिक फॉर्म थी और ये कीटो फॉर्म। ध्यान आ गया कि नहीं? ये दोनों क्या है?
ये दोनों क्या है? टॉटोमर्स। बस इसमें डिफरेंस ये है, बाकी सब आइसोमर्स जो होते हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। ये दोनों कैसे रहेंगे हमेशा? ये दोनों कैसे रहेंगे इक्विलिब्रियम में? एक एरो बहुत बड़ा दिखाना, एक जो इनॉलिक फॉर्म में बहुत छोटी होती है, तो छोटा एरो दिखाएंगे इसमें, बस। तो ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अब है रिंग चेन आइसोलेशन। रिंग चेन आइसोलेशन, इसमें भी क्या आएगा? डेफिनेशन क्या आएगी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन द रिंग चेन फॉर्म। रिंग चेन फॉर्म में डिफरेंस। एक आइसोमर चेन की फॉर्म में तो दूसरा आइसोमर रिंग की फॉर्म। एक आइसोमर चेन की फॉर्म में तो दूसरा आइसोमर रिंग की फॉर्म में। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में डिफरेंस होगा इसके। मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जरूर होना चाहिए। किसी को पता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है? अनसेचुरेशन नंबर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या अनसेचुरेशन नंबर, या फिर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये सारे नाम किसके हैं? डीबीई के, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कम से कम एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा तो ही ये वाला आइसोलेशन एग्जिस्ट करेगा। कौन सा? रिंग चेन आइसोलेशन। रिंग चेन आइसोलेशन, है ना? एक एटम हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एटम हो सकता है कि रिंग का पार्ट ना हो, और दूसरे आइसोमर में वो एटम रिंग का पार्ट हो। ये रिंग चेन आइसोलेशन की बेस्ट डेफिनेशन है। प्रॉपर्टीज बोलिए, प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, नहीं तो आगे आइसोलेशन पहचानने में दिक्कत आएगी। एक एटम, एक आइसोमर के अंदर एटम जो है, क्या पता रिंग का पार्ट ना हो, और दूसरे आइसोमर में यानी रिंग के अंदर क्या पता वो पार्ट हो, क्या पता वो पार्ट हो, तो वो हो गए रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, वन एनी वन एटम may not be part of the ring in one isomer, but in the other isomer it will be part of the ring, it will be part of the ring। तो क्या है? रिंग चेन आइसोमर। अन्य इतना लेट आए हो, आओ, जल्दी आओ। तभी उतना लेट आने का कहाँ है? जगह नहीं पीछे? आगे आगे। चलो नोट कर आगे। बैग हटा दो, बैग हटा दो। हाँ भाई चलो अब ये इसकी एग्जांपल दे दी मैंने। ये किसके? रिंग चेन का भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल, जैसे प्रोपीन है तो साइक्लोपेन, रिंग चेन आइसोमर्स है। प्रोपीन साइक्लोपेन क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स। फिर लिया मैंने यहाँ पे कंफिगरेशनल और कंफर्मेशनल। कंफिगरेशनल, कंफर्मेशनल। कंफिगरेशन में क्या है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल याद है कि नहीं? सिस ट्रांस, ये देखो, ये सिस आइसोमर, तो ये ट्रांस आइसोमर। याद है कि नहीं? सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन। और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में क्या होता है? कम से कम एक कार्य सेंटर। याद है कि नहीं? है सी एफ, सी एल, बी आर आई, और फिर इसकी मिरर इमेज सी एफ। देखो इन सब के अंदर आईयूपीएसी नेम सेम आ रहे हैं कि नहीं? बी आर आई। इनमें आईयूपीएसी नेम क्या चलेंगे? सेम चलेंगे, है ना? इनमें आईयूपीएसी नेम सेम चलेंगे। कंफर्मेशनल आइसोलेशन, कंफर्मेशनल, सिंगल बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी। किसके अराउंड रोटेशन होगी? सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड, जैसे ये मैं मान लेता हूँ इसमें, जैसे ये ऐसे थे दोनों अभी ब्यूटेन के अंदर, और फिर एक में मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो गई? इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो गई यहाँ पे? रोटेशन, रोटेशन हो गई। समझ आ गया कि नहीं है? तो ये सबकी एक एक एग्जांपल दे दिए, ये सबकी एक एक एग्जांपल दे दिए। तो अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोलेशन पढ़ने से पहले एक तो तुम्हें मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं ऑनलाइन भी कराऊंगा। किसके? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन एक दो एग्जांपल दे दूंगा अभी मैं, है ना? ऑनलाइन में ज्यादा एग्जांपल दूंगा, नोट करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और हाइड्रोजन
डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, डीबीई। सही ना? फॉर्मूला क्या होता है इसका? समेशन ऑफ एन इंटू वी माइनस टू डिवाइड बाई टू प्लस वन। ये फॉर्मूला है इसका। देखो जैसे मैंने बोला, ध्यान देंगे, मैंने एग्जांपल लिया इसका एक से, चलो C3H6O, एक एग्जांपल C3H6O। मैंने बोला इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो। तो उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? C3H6O DBE, यानी इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है, या कितनी रिंग है, या कितने ट्रिपल बॉन्ड है, वो इससे पता लग जाएगा डीबीई से। तो डीबीई क्या है? कार्बन कितने हैं, देखो समेशन फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 लगा दिया। 3 इंटू इसकी वैलेंसी, वी क्या है? वैलेंसी, वी वैलेंसी है। वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस, प्लस क्या आएगा? दूसरा आ गया ना हाइड्रोजन अब, +6। वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन, एक है सिर्फ ऑक्सीजन, वैलेंसी कितनी है? 2 माइनस 2, तो इससे ऑक्सीजन को कभी लेना मत, +1। क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ गया कि नहीं टोटल? नहीं समझ आया? समझ आ गया कि नहीं? है बहुत ही इजी है। समझ आया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं वो लिखा, वो लिखा, फिर वैलेंसी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वो लिखा और उसकी वैलेंसी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी वैलेंसी 2 उसको लेना ही नहीं है, जिसकी वैलेंसी 2 उसको लेना ही नहीं है। यहाँ से कितना आ गया? 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ अब तुम्हें ये दिख रहा होगा, एक चीज नोट करना। जब एक कार्बन तो 1 डीबी है कि नहीं? एक कार्बन तो 1 डीबी है ना, 4 - 2 डिवाइड बाई 2। ये तो 3 कार्बन के लिए है ना? क्या ये बात समझ आ गई? एक हाइड्रोजन है तो -½ डीबी है कि नहीं? 1 - 2 डिवाइड बाई 2, हाइड्रोजन तो मैंने 6 लिए, और ऑक्सीजन क्यों लेना ही नहीं डीबी, ऑक्सीजन का डीबी लेना नहीं है। और ऐसे ही नाइट्रोजन का भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, हाफ इंटू कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्लस प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस ट्राईवैलेंट एटम्स, +1। एक बार चेक करना इससे आंसर निकलता है कि नहीं, इससे चेक करो पर आंसर निकल रहा है कि नहीं। देखो हाफ इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देखकर एक माइनस होगा ना, मोनोवैलेंट वाले माइनस होंगे और ट्राईवैलेंट वाले ऐड होंगे। कितना आ रहा आंसर देखो इससे? 2C आएगा ना, 2C -M प्लस टी ट्राईवेलेंट है और +1। एक बार चेक करना इससे आ रहा आंसर। ये +2 आएगा ना, लास्ट में 2 आएगा, है ना, लास्ट में 2 आएगा। अब एक बार देखना, ½ इंटू 2C, कार्बन कितने थे? 3 थे, तो कितने हो जाएंगे? कितना आ गया उससे? 3 आ गया ना। ½ इंटू 2C कितना आ गया? 3 माइनस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 6। मोनोवेलेंट में क्या लेना है तुम्हें? हाइड्रोजन लेना है, लिथियम सोडियम लेना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लेना है। ये मोनोवेलेंट है कि नहीं? ये मोनोवेलेंट, ऐसे याद रख लो, आई भी लिख लो। ये मोनोवेलेंट यही आएंगे ना, सिर्फ मोनोवेलेंट है। इससे इजी तरीके बता दूंगा मैं अभी, पहले फॉर्मूले की फॉर्म लिख दिया मैंने, इससे इजी तरीके देख लेंगे। उसका नेक्स्ट क्या है? उसका नेक्स्ट क्या है? मोनोवेलेंट लिख दिया। कार्बन तुम्हें पता ही है। ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट में क्या आएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये आएंगे ट्राईवेलेंट में कि नहीं? इसके अलावा बोरोन, एल्यूमिनियम, ये ट्राईवेलेंट में आएंगे कि नहीं? और ज्यादातर यूज क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरोन, एल्यूमिनियम, यही यूज होंगे। आर्सेनिक बहुत रेयर रेयर केस में आएगा। और कोई बचा क्या? मोनोवेलेंट हो गया, ट्राईवेलेंट हो गया, टेट्रावेलेंट तो कार्बन आएगा। ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, ये कौन से एटम्स है, कोई डाउट तो नहीं है। और डाइवेलेंट अगर आता है तो उसका तो जीरो ही होता है। डाइवेलेंट को ऐसे क्या लेते हैं? जीरो तो लेते ही नहीं ना, ऑक्सीजन सल्फर लेंगे क्या उसको? क्यों? वैलेंसी कितनी है? 2। वैलेंसी 2 है तो 2 - 2 जीरो आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लो, अब एक बार चेक कर लो डायरेक्ट। हाफ इंट कितना आ रहा आंसर से? टीम आ रहा 1। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं?
6, तो -6/2 है, -3 आ गया। प्लस ट्राइवेलेंट कितने हैं, नहीं है कोई, ट्राइवेलेंट कोई नहीं है, डाइवेलेंट हट गया। और प्लस हाफ इंटू टू +1, आगे समझ के नहीं है। तो इसको ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई कर दो। और डायरेक्ट अप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। कार्बन की वजह से 1 dB आता है, ऐसे लिख लो, कार्बन की वजह से कितना dB है, 1। और इन सब की वजह से कितना dB है, -½ और इन सब की वजह से कितना dB है, +½ है ना। इन सब की वजह से कितना dB है, +½ अब डायरेक्ट देख लो, कोई कंपाउंड आ जाए डायरेक्ट हो जाएगा इससे। कार्बन के 3 कार्बन तो 3 dB, 6 और एक +1 जरूर करना लास्ट में। 6 है ये, तो -½ 6 है तो -6 के लिए -1 यानी -3। और ऑक्सीजन के लिए 0, तो 3 - 3 0, +1 करते ही लास्ट में तो 1 आ गया आंसर। समझ आया। और उससे भी इजी तरीका, अगर तुमसे स्ट्रक्चर बन जाता, तो C3H6O का स्ट्रक्चर बना लोगे। एक स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपेनल, प्रोपेनल में एक डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो उसका डीबी 1 ही आएगा। प्रोपेनल में एक डबल बॉन्ड है ना, तो उसका डीबी कितना आएगा, 1, कोई डाउट तो नहीं है। क्या मैंने बोला, कार्बन जैसे ना एक कार्बन है टेट्रावेलेंट में तो 1 dB, ट्राइवेलेंट है तो +½ dB, एक की वजह से। और मोनोवेलेंट है तो -½ बस हो जाएगा उससे। अब कार्बन है तो 3 थे तो 3 हो गया डीबी, हाइड्रोजन 6 थे तो -3 हो गया, 6 तो आधा कर देना उसका और माइनस में। और ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो 3 - 3 0 और +1 करते ही लास्ट। डायरेक्ट समझ आ गया कि नहीं। लेकिन फॉर्मुला याद रखना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या पता डायरेक्ट फॉर्मुला ही पूछ ले, समेशन ऑफ n इंटू v - 2 डिवाइड बाई 2 +1, या ये वाला फॉर्मुले की फॉर्म में पूछ ले, ये भी पूछ सकता है ना फॉर्मुले की फॉर्म में। तो इसे ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते कुछ भी। हाँ, तरीका बता दिया मैंने इजी निकालने का, क्या है इजी तरीका। अब C3H6O2, C3H6O2 अगर मैं तुमसे कहूँ इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, टाइम है सिर्फ ½ मिनट का, बताओ जल्दी से कितने होंगे। C3H6O के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर, इलेवंथ वाले किसी बच्चे से या 10th वाले किसी बच्चे ने आंसर देना है। C3H6O के टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर, नहीं इलेवंथ वालों को कुछ नहीं आता सब, कितने, क्यों नहीं करेंगे, जो पॉसिबल है टोटल तो स्टेबल नहीं होते, छोड़ दो। अभी तो सारे बनाने ना, क्योंकि उनको पता नहीं टोटल कौन से। बोलना आंसर मुझे, दो, और कोई, आदित्य, जो अभी तो मैंने नहीं पढ़ाया ना टोटल सारे इंक्लूड करने, वैसे इंक्लूड नहीं करते। और किसी को बोलना है, इलेवंथ में से आदित्य का बैठा है, आदित्य आयुष कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 आंसर निकाला है इलेवंथ वाले बच्चों ने, 2 आंसर निकाला है। अब 12th में से कितने आंसर है, कितना आंसर आ रहा है, 4, 4 आया गर्भ सिंगल का, 4 और कोई, 5, 5 आया अर्जुन का, और कोई, 5 सही है। देखो इधर, मैं तुम लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी ये आंसर दे रहे हो तुम लोग, इधर देखो, ये एक, 1 dB है प्रोपेनल, दूसरा एसीटोन, देख चेक कर लेना, C3H6O होना चाहिए, C3H6O, ये दूसरा, तीसरा, ये टोटोमर की फॉर्म, हालांकि ये आइसोमर में इंक्लूड होता नहीं है, मैं बाद में कैंसिल करके बता दूंगा। तीसरा, सब में C3H6 होगा। ये चौथा हो गया, पांचवा एल्कोहल बना तो ईथर बनेगा, एल्कोहल बना तो ईथर बनेगा, और एल्डिहाइड कीटोन बने तो इपॉक्सी ग्रुप बनेगा जरूर, इपॉक्सी ग्रुप जरूर बनेगा अगर वो बना तो। इसके अलावा 9, 8 ही हो गया, 9 मतलब और भी बन जाएंगे, क्या पता मुझसे छूट रहा हो कोई, और भी बनेंगे इसमें, क्या पता मुझसे छूट रहा हो कोई। ये आ गया, और देखो, और क्या बन सकता है इसमें, और पॉसिबिलिटी। इसलिए आइसोमर्स में जब तक लास्ट ऑप्शन नहीं आती है, श्योर मत रहना कि आंसर तुम्हारा निकल गया, ये ध्यान रखना चीज का।
जब तक लास्ट ऑप्शन नहीं आती है। एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो मेरे को पता है क्या आएगा, इपॉक्सी ग्रुप जरूर आएगा। एल्कोहल आ गया तो ईथर जरूर आएगा। तो इस तरह से आंसर सोचते जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो निकल जाएगा। और कोई? देखो इसमें भी सब में डीबी वन है, चेक कर लो एक बार। सब में डीबी कितना है, वन। इसमें डीबी कितना है, एक डबल बॉन्ड है ना, वन। इसमें एक डबल बॉन्ड, 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 इसमें एक रिंग। वन रिंग इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड। देखो इधर प्रोपीन अगर है तो साइक्लोप्रोपेन बन सकता है ना। तो दोनों का डीबी कितना होगा, वन। वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन रिंग। टू डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन ट्रिपल बॉन्ड और टू रिंग्स। टू डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन ट्रिपल बॉन्ड और टू रिंग्स। ये क्लियर है कि नहीं, प्रूव करना है इसको। दो डबल बॉन्ड आ गए तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड के मतलब ये, मतलब बराबर है। दो डबल बॉन्ड आ गए तो एक रिंग के बराबर, दो रिंग के बराबर। और कोई प्रश्न देखिए एक बार, छूट नौ, ये आंसर निकाल रहा है। अब इसमें ये ध्यान रखना, ये पहले आगे मैं बताऊंगा तो मैं, ये टॉटोमर्स हैं, इनको आइसोमर्स में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये एक्वेरियम में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करेंगे इन दोनों को। और पॉसिबिलिटी है कोई, देखो एक बार। चलो क्लियर हो गया कि नहीं है? डीबी निकालना आ गया ना इसमें। अब एक ट्राई करेंगे जल्दी से। एक तो इसका निकालना है, C4H6 के आइसोमर्स, साइक्लिक वाले निकालने हैं मेनली। और लीनियर भी निकाल लेना, लीनियर मतलब जो स्ट्रेट चेन ओपन चेन वाले। और एक C2H3N के, इसके टोटल। इसके कौन से निकालने मेनली, साइक्लिक। दूसरा भी निकाल लेना, मेन मेरे को साइक्लिक वाले चाहिए। और दूसरा निकालना है C2H3N, इसके टोटल डीबी जरूर निकालना है। डीबी डायरेक्ट बताना किसी को, C4H6 का और C2H3N 11th क्लास। C2H3N रीजॉइन कर लेंगे एक बार।